नमस्कार। 2024 के आम चुनावों में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अगर आप अपने आसपास खबरों को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी को घेरने में लगी हैं। फिर से वही पुराने मुद्दे रिसाइकिल किए जा रहे हैं, पुराने मुद्दे इश्यूज उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन उनको रिसाइकिल करने के लिए नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं, नए प्यादे सामने आ रहे हैं। हाल के दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में आपने एक नया मुद्दा फिर से सुना होगा, पुलवामा का मुद्दा। इसके पीछे वजह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें फिर से पुलवामा के मुद्दे को दोबारा उछालने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे में, इस इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उनका जिंदगी में उसूल है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। हां, गर्दन पर कोई चाकू आ रहा है तो शायद वो बोल दे, लेकिन वैसे वो झूठ नहीं बोलते। और मैं जिंदगी में मेरा ये उसूल है कि मैं झूठ अगर बिल्कुल ही गर्दन पे कोई चाकू आ रहा हो तो हो सकता है बोल दूं, वरना मैं बोलता नहीं हूं। इस बात को मान लेना चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक जो है वो सत्य के पालक हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसी इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक कुछ खुलासे करते हैं। खुलासा अपने एक जनवरी 2022 के बयान को लेकर। जनवरी 2022 में सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के दादरी में एक बयान दिया था किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी बात पीएम मोदी से हुई थी और 5 ही मिनट में उनसे झगड़ा हो गया। पीएम मोदी बड़े एरोगेंट थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से बात करें। तो अब जब उन्होंने अमित शाह से बात की तो अमित शाह ने सत्यपाल मलिक जी को बताया कि देखिए, इस आदमी की तो अकल मारी गई है, लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, आप मिलते रहिए। यह दावा, यह बयान दादरी हरियाणा में जनवरी 2022 में सत्यपाल मलिक ने दिया था। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो। उसके बाद इस पर बड़ा हंगामा हुआ। लेकिन द वायर को दिए, करण थापर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि दरअसल ये जो बात है ये गलत मैंने कही। उन्होंने खुलासा किया और इस बात की माफी मांगी कि दादरी वाली जो आपने कोट किया है दरअसल वो गलत है। अमित शाह ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये बात मैं वापस लेता हूं और ये बात मैंने गलत कही। को मेरे से तस्दीक की अमित शाह साहब ने। अच्छा, वो जो दादरी वाला आपने कोट किया जी, वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। ये सही था कि मैंने ये कहा था जब मैं इनसे मिला तो 5 मिनट में हमारा एक तरह से झगड़ा हो गया था और मुझे लगा कि वो बहुत एरोगेंस में है। सर, ये जो आपको मैंने कोट किया था कि अमित शाह सेड, हाँ, ये मोदी साहब के बारे में सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है, इसको मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब आपने गलत कहा है? मैंने गलत कहा। ये आपकी गलती थी? जी जी। यानी सत्यपाल मलिक जो ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी का उसूल है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते अनटिल उनकी गर्दन पर चाकू। तो अब पूछा जाना चाहिए कि जनवरी 2022 में सत्यपाल मलिक की गर्दन पर चाकू रखने वाला कौन था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला। वो खुद मान रहे हैं कि ये झूठ था। ये पूछा जाना चाहिए कि किस दबाव में आकर जनवरी 2022 ने सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा झूठ बोला। वो चाकू कौन था, किसका था, इस पर सफाई सत्यपाल मलिक जी को देनी पड़ेगी। बहरहाल, अब आप इस इंटरव्यू के बड़े इश्यूज पे आते हैं जिस पर बड़ा हंगामा हो रहा है। जो सबसे बड़ा इश्यू पहला हुआ वो था पुलवामा का हमला। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमला होता है जिसमें 40 से ज्यादा जवानों ने बलिदान दिया था। उस हमले पर पहले भी लगातार चर्चा हुई, उस पर हर चुनाव में लगातार चर्चा हो रही है, इस बार भी चर्चा हो रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक जो इस इंटरव्यू में बताते हैं
वो इस हमले के तुरंत बाद सत्यपाल मलिक ने जो बात कही थी उसी को रिसाइकिल करने की, बार बार दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मकसद क्या है? सत्यपाल मलिक कहते हैं कि दरअसल इस हमले में एक बड़ी लापरवाही हुई थी। लापरवाही यह थी कि सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय था वो सड़क के रास्ते से जा रहा था। उन्होंने यानी सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से विमानों की, प्लेन्स की मांग की थी, लेकिन उनको प्लेन नहीं दिए गए, लिहाजा उनको सड़क से जाना पड़ा, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये हमला हुआ। निश्चित तौर पर 1,000 CRPF jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly Let for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। लेकिन क्या आपने बात पहले नहीं सुनी थी? क्या सत्यपाल मलिक ने इस हमले के ठीक बाद इस तरह का बयान टीवी चैनल्स को नहीं दिया था? वो खुद इसमें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार इसको उठाने की क्यों कोशिश की जा रही है? यानी इसमें खुलासा जैसा कुछ नहीं था, फिर से वही गड़े मुर्दे बार बार रिपीट करने की कोशिश की जा रही, केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। क्योंकि हम जानते हैं राजनीति में केओस के फायदे अक्सर बड़े आसानी से मिलते हैं सबको। बहरहाल इसमें एक खुलासा जो उन्होंने किया, खुलासा यह किया कि जब पुलवामा हमला हुआ तो उस वक्त पीएम मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग कर रहे थे किसी विदेशी मीडिया के साथ, तो वो उस वक्त उनसे बात नहीं हुई। और पीएम मोदी उनसे जब बात होती है वो हमले के 1 घंटे बाद होती है। उस वक्त पीएम मोदी उनको किसी ढाबे से कॉल करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। यानी सत्यपाल मलिक दावा कर रहे हैं कि जब वो कॉर्बेट पार्क में थे तो वहां पर उनके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। वो बात करते हैं तो वो इस पार्क से बाहर निकलते हैं और किसी रास्ते में ढाबे से उनको कॉल करते हैं। क्या यह बात मान सकते हैं कि पीएम, भारत के प्रधानमंत्री, इस आधुनिक युग में वो भारत में ही है और उनके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है और वो ढाबे से कॉल करते हैं? उनको किसी रास्ते में किसी छोटे मोटे ढाबे पर रुकना पड़ता है, वहां पर उनको फोन का इस्तेमाल कर उनसे बात करनी पड़ती है सत्यपाल मलिक से। क्या आपको ये बहुत कन्विंसिंग लगता है? अगर लगता है तो फिर तो छोड़ देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी एक ढाबे से रुककर कॉल करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे कोई आम आदमी, उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको ढाबे से कॉल करना पड़ता है। लेकिन पुलवामा के इस हमले में वो कह रहे हैं कि लापरवाही हुई, सब मानते हैं, लेकिन एक राज्य के हेड ऑफ स्टेट होने के नाते क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर, जैसा कि खुद भी इस इंटरव्यू में दावा कर रहे हैं कि एक विस्फोटक से भरी कार जम्मू कश्मीर में घूमती रही कई दिनों तक, क्या एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? Or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also, मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of
उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। क्या एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो सिर्फ प्लेन ना देने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्या उन्हें इस सिक्योरिटी लैब्स के लिए, चूंकि वहां की जो सिक्योरिटी थी, जम्मू कश्मीर पुलिस थी, वो सीधे इनके अंडर आती थी, क्या वो इस सिक्योरिटी लैब्स के लिए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस पर वो चुप। वो कहते हैं कि हां, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी थी। इतना वो अब तो दावा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना। बहरहाल, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पुलवामा की 3 बातें हैं। पहली, लापरवाही थी, जिसको सब मानते हैं, लापरवाही थी। आखिर कैसे कोई हमला, लापरवाही हुई तभी तो इतना बड़ा हमला हुआ। दूसरी, उनको ढाबे से कॉल किया गया। ये इसका जो असेसमेंट मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या वाकई पीएम ढाबे से कॉल करेंगे। तीसरा, एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते क्या राज्यपाल की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इसकी जिम्मेदारी खुद पर लेते और दूसरों से इस्तीफा मांगने के बजाय खुद इस्तीफा देते? उस वक्त चुप क्यों रहे? आज तक चुप क्यों रहे? बहरहाल, विपक्षी पार्टियां हैं, इसको मुद्दा बना रही हैं, वो बनाएंगी। सेम बातों को बार बार रिपीट किया जाएगा, फिर से वही केओस क्रिएट किया जाएगा। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि मुद्दे पहले भी नहीं चले, इस बार कितना चलेंगे यह बात भी सामने आ ही जाएगी। एक और बड़ी बात, करण थप्पड़ बार बार उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं कि वो कह दें कि आर्टिकल 370 जो हटा था वो गलत हुआ था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सत्यपाल मलिक नहीं मानते। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 को हटना ना सिर्फ ठीक था, बल्कि ये उनकी उपलब्धि है। आर्टिकल 370 को हटने को वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 2 उपलब्धि उन्होंने गिनवाई है। एक था किसान आंदोलन के समय में वो किसानों के हित में बोलना, और दूसरा था आर्टिकल 370 के हटाना, उनके जीवन की उपलब्धि। करण थप्पड़ फिर कहते हैं कि गलती कहां हुई, तो वो उसमें कहते हैं कि डिवीजन जो हुआ वो भी सही था, लेकिन जो राज्य से उनको यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो गड़बड़ था। डिमोशन, यूटी करना ये गलत था। लेकिन मेरे लिए क्लियर करिए सर, यूटी के बारे तो आप बड़े जोर से कह रहे हैं, यूटी करना गलत था, बिल्कुल गलत था। चेंजिंग द स्टेट टू यूनियन टेरिटरी वाज द स्मेक। लद्दाख के बारे आप 2 चीजें कह रहे हैं। पहले आप कह रहे थे डिवीजन गलत था, फिर आप कह रहे थे कि लद्दाख में डिवीजन की सेंटिमेंट थी। सो व्हाट्स योर फाइनल पोजीशन? माय फाइनल पोजीशन इज कि यस, लद्दाख को कश्मीर से अलग होना चाहिए था, चाहे यूटी के रूप में होता लद्दाख या कैसे भी, चूंकि वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। सो ऑन डिवीजन यू वर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट? या इट्स ओनली ऑन यूटी दैट यू डिसएग्री? ऑन यूटी आई डिसएग्री। बहरहाल, इस पर तो भारत सरकार की पहले से ही स्पष्ट फैसला है, राय है कि यूटी बनाया गया है कुछ समय के लिए, जल्द ही उसको राज्य में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी इस पूरे मसले को लेकर, आर्टिकल 370 हटाने को लेकर, इसमें भी ज्यादा कुछ सत्यपाल मलिक ना खुलासा कर पाए, ना कुछ मसाला दे पाए, बार बार करण थप्पड़ के कुरेदने के बाद भी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा उन्होंने इस इंटरव्यू में उठाया वो था करप्शन का। वो बार बार 2-3 इश्यूज रिपीट कर रहे हैं। एक, कि जब वो राज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे तो वहां उनके सामने 2 बड़े प्रोजेक्ट सामने रखे गए। पहला प्रोजेक्ट था, वो था जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस का। उसके लिए एक टेंडर पास होना था और वो प्रोजेक्ट पास होना था, लेकिन इनके कुछ एप्रीहेंशन थे। उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, पैसे ज्यादातर कुछ गलत तरीके से पैसे ज्यादा मांगे जा रहे हैं, जबकि नेशनल लेवल पर इस तरह की कई पॉलिसीज है जिनमें कर्मचारियों को पैसे नहीं देने पड़ते और वो उसको रद्द कर देते हैं। और वो दावा करते हैं कि इसमें करप्शन इसलिए था क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस इंश्योरेंस के जो प्रोजेक्ट था इसको रद्द किया, अपने साइन करके उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उससे अगले दिन तत्कालीन संगठन मंत्री बीजेपी के राम माधव जी वो उनके पास आते हैं सुबह और वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपने फाइल भेज दी, और उसके बाद वो कहते हैं कि हां फाइल भेज दी। लेकिन सत्यपाल मलिक ये भी मानते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको करिए, ना कोई दबाव बनाया।
उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा तो फिर ये कैसे वो दावा कर रहे हैं कि इसमें राम माधव जो थे वो इसमें इसको पास कराने के लिए दबाव बनाने आए थे। दबाव बनाने आते तो फिर वो दबाव बनाते। और राम माधव जी आपको 7 बजे सुबह मिलने आए क्योंकि वो चाहते थे कि आप स्वीकार करें, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी फॉर दीज चार्जेस एंड फॉर दीज बैड हॉस्पिटल्स टू बी इन्वॉल्व। नहीं, वो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा ये करो, तो क्या कहा? ही वाज नहीं, उन्होंने कहा कि कैंसिल कर दिया। क्यों? कहा कर दिया। अच्छा, चिट्ठी चली गई। तो ही वाज अपसेट। फिर उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा मुझे, मैं समझ गया कि क्या है। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपने फाइल भेज दी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हाँ भेज दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद की जो कहानी है वो सत्यपाल मलिक अपने से बता रहे हैं। मसलन कि राम माधव उनसे वो इंश्योरेंस पास कराना चाहते थे, उसके लिए 300 करोड़ इस पूरे 2 प्रोजेक्ट थे, जिसमें एक इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, दूसरा एक हाइडल प्रोजेक्ट था। दोनों में 150 करोड़ की रिश्वत राज्यपाल को दी जानी थी अगर वो प्रोजेक्ट पास कर देते। ये खुद अपनी एक गढ़ी हुई कहानी सत्यपाल मलिक की है। क्यों? क्योंकि जब करण थप्पड़ उनसे पूछते हैं कि जो 150 करोड़ रुपए हैं दोनों प्रोजेक्ट में, क्या वो उनको मिलते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हां, ऐसी चर्चा वहां पर थी। और वो खुद कहते हैं कि लाल चौक पर जो अफवाह फैलती है वो न्यूज बन जाती है, और वो लोगों की जबान पर थी। यानी लाल चौक की, वो खुद कह रहे हैं कि लाल चौक पर जो अफवाह उड़ती है वो अगले दिन न्यूज बन जाती है। अफवाह न्यूज बन जाती है और उसको लोग सच मान लेते हैं। और खुद उसी अफवाह, ऐसी एक अफवाह उड़ी थी कि दोनों प्रोजेक्ट में 150 करोड़ रुपए रिश्वत दी जानी थी अगर राज्यपाल उसको पास कर देते। यानी इस दोनों मसले में, दोनों प्रोजेक्ट में उनको रिश्वत ऑफर हुई थी, जिसका वो दावा कर रहे हैं 300 करोड़। ये इसका जो सोर्स है राज्यपाल का, जो इसके पीछे जो उनका सबूत जो दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लाल चौक की अफवाह है। कि if you had agreed to the 2 schemes, one is the Hydel Pass scheme, which we haven't talked about because I think that went through, and the second was this insurance scheme which didn't go through. आपको दोनों के लिए कोई went 150 through करोड़ नहीं, मिलता। वो भी कैंसिल हुई, ये भी कैंसिल। दोनों आपने कैंसिल की। हाँ। हाइडल भी कैंसिल की जी। और आपको ये बताया गया था या किसी ना कि किसी तरह दोनों में समझाया गया 150 रुपया है जी। इन दोनों में 150 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है। मतलब टोटल 300, और वो अगर आप अग्री करते स्कीम मिल का, जाता, तीसरे दिन मिल जाता। तो दिस वाज अ ब्राइब बीइंग ऑफर्ड टू यू। पर इट वाज नॉट ऑफर्ड टू मी। ये देखिए कश्मीर का क्या है करण भाई, आप जाओ वहाँ तो वहाँ लाल चौक पे जो अफवाह होती है वो शाम तक न्यूज़ बन जाती है। वहाँ कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये हर आदमी की ज़बान पे था कि इसमें ये इतना रुपया इन्वॉल्व है। अब आप सोचिए, वो खुद कह रहे हैं कि लाल चौक की अफवाह खबर बन जाती है, और ऐसी ही लाल चौक की अफवाह को, चर्चा को वो ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि दरअसल 2 प्रोजेक्ट जो थे, जो गड़बड़ लग रहे थे, वो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिए और उनको उसमें अगर वो कर देते तो 300 करोड़ मिलते। हालांकि इस बात में वो खुद मानते हैं कि पीएम मोदी के पास जब उन्होंने उनको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा इंश्योरेंस का मसला था, तो वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा किया। गोवा से, क्योंकि आप ऑन दैट केस ही सपोर्टेड मी। बट करप्शन, एक्चुअली जब मैंने ये कैंसिल किया रिलायंस वाला, तो 2 दिन बाद ही मैं आया अपॉइंटमेंट लेके, मैंने जाके बताया साहब ऐसे ऐसे था, मैंने इसे कैंसिल कर दिया, आपकी दिलचस्पी हो तो किसी और को भेज दीजिए। मुझे ये बताइएगा शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, अब बताइए फिर इसमें करप्शन का मुद्दा कहां से है? राज्यपाल के तौर पर उनके सामने 2 प्रोजेक्ट आते हैं, दोनों प्रोजेक्ट में वो गड़बड़ियां देखते हैं तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देते हैं। स्ट्राइक डाउन करने पर ना तो उनसे इस्तीफा मांगा जाता, ना कोई उनसे दोबारा दबाव डालता कि भाई अब उनको करिए ही करिए, ना ही पीएम मोदी पर जब उनसे बात होती है तो पीएम मोदी उनकी तारीफ करते हैं कि अच्छा किया। तो फिर करप्शन कहां है? बहरहाल फिर भी वो एक तरह का पास करते हैं, अपना एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पीएम मोदी को करप्शन से, उनके आसपास जो लोग हैं उनके करप्शन से कोई ज्यादा उनको मुश्किल नहीं है। इस मसले में वो खुद कहते हैं कि पीएम मोदी से जब उनकी बात हुई तो पीएम मोदी ने ही सपोर्टेड मी, यानी पीएम मोदी ने उनके समर्थन किया कि अच्छा किया। लेकिन जब वो उसको ठीक से एक्सप्लेन कर रहे तो यहां पर बड़े सलीके से करण थप्पड़ इस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन उनके सामने फेंक देते हैं।
कहीं वो पीएम मोदी की तारीफ में कुछ ज्यादा ना बोल दे। ये है टारगेटेड इंटरव्यू। अपने इंटरव्यू के दौरान वो एक और उदाहरण देते हैं, वो है कि किस तरीके से देश भर में वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं है। और इस बात को पूरा करते करते भी वो पीएम मोदी के बारे में कहते हैं कि उनके पास जम्मू कश्मीर के मामले में भी कुछ ऐसे ऑफर आए थे वीसी बनाए जाने के, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्हें यह बात पीएम को भी बताई। तो पीएम ने खुद कहा कि ठीक है, इसको नहीं करना है, 20-21 का मामला हो तो करिए, नहीं तो इस मामले में भी वो सपोर्ट करते हैं। लिस्ट मंगा के सबका देख लीजिए। और बन गए वाइस चांसलर। वाइस चांसलर मेरे यहाँ भी आए थे, कश्मीर मेरे पास भी आए। मैंने पीएम को भी बताया, मगर साहब ये रोज आ जाते हैं कि वीसी बनाओ इसको उसमें। कहने कुछ नहीं, 20-21 हो तो देख लेना, बाकी ये ही सपोर्टेड मी ऑन दिस। मैं तारीफ करूंगा पीएम की। बताइए, इसके बावजूद भी यानी 2-3 जो इश्यूज दे रहे हैं उसमें खुद वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने उनका समर्थन किया है। बहरहाल हाँ, एक मसले में बड़ा वो इंटरव्यू के दौरान बड़ा इंटरेस्टिंग जो पहलू था वो ये था कि जब करण थापर उनको बार बार ये कुरेदने की कोशिश करते हैं कि जब आर्टिकल 370 हटा तो उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, इंटरनेट को बंद, सेवा को बंद किया गया, तो वो कहीं ना कहीं से ये कह दें कि ये तो एक तरह की डिक्टेटरशिप थी। वो कुछ ना कुछ उसमें भी कुछ ऐसा मसालेदार बोल दें, लेकिन वो सीधे वो करण थापर जो थे अनुराधा भसीन के इंटरव्यू को कोट करते हैं कि किस तरीके से वहां पर पत्रकारों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। लेकिन सत्यपाल मलिक इस मसले पर भी अनुराधा भसीन को झूठा करार देते हैं, मुंह पर कहते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि दरअसल वो सबके लिए अवेलेबल थे, उन्होंने कभी उनको कॉल नहीं किया, बस एक पत्रकार का कॉल उन्होंने कभी नहीं लिया, वो थी बरखा दत्त। अब आप समझिए, उन्होंने कहा कि बरखा दत्त इसलिए क्योंकि उनके एक ऐसे शख्स से करीबी संबंध थे जो कि बड़ा डीपली इन्वॉल्व है जम्मू कश्मीर की राजनीति। ये सब बकवास है, इस तरह की कोई घटना नहीं। पुलिस के एक अफसर को मैं जानता हूँ, इतने बढ़िया सब। तो अनुराधा भसीन गलत लिख रही है, गलत कह रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा गया और वो कहीं भी छपे, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू भी दी था, मुझे उन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल ये हुआ। मुझे जानती थी, मुझे फोन करके वो कह सकती थी कि भाई ये हो रहा है। मैं तो 2:30 बजे रात भी फोन उठा रहा था, मैं सारे कश्मीर को। नेवर, मैंने अपना नंबर सबको दे रखा था। सिर्फ एक लेडी को मैंने एंटरटेन नहीं किया फोन पे, दैट वाज बरखा दत्त, फॉर अदर रीजंस। बट जो भी मुझे फोन करता था मैं खुद उठाता था, 2:30 बजे रात भी। उनके बारे में बताइएगा, शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनको आपने क्यों नहीं एंटरटेन किया? अब कोई रीजंस थे लोकल। शी वाज नियर टू समबडी हु इज वेरी डीप इन कश्मीर पॉलिटिक्स, तो मैं थोड़ा फिक्र कर रहा था कोई गलती ना हो जाए। यानी उनको शक था कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में बरखा दत्त किसी न किसी तरह का कोई दखल देना चाहती है, लिहाजा वो उनसे बचते रहे। ये इसका जवाब भी बरखा दत्त को देना चाहिए कि भाई आखिर वो कौन सा दबाव डालना चाहती थी जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जिसका आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया है। जैसे मैंने कहा है कि ये इंटरव्यू एक बड़ा प्लान्ड इंटरव्यू लगता है। एक कि सत्यपाल मलिक किसी तरह पीएम मोदी को, उसके इमेज को छोटा करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ एक कोशिश यह की गई है कि उसके बरक्स राहुल गांधी की इमेज को बड़ा करके दिखाने की कोशिश हो, लिहाजा वो राहुल गांधी की तारीफ में कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, और जिसमें सत्यपाल मलिक बोलते भी हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी आज देश का सबसे पॉपुलर नेता है। जिस तरीके से उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिस तरीके से उन्होंने करके दिखाया कि नेताओं को पैदल चलना चाहिए, वरना तो लोग मेरठ जाते हैं तो मेरठ भी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। तो ये एक बड़ा मेकओवर हुआ है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी आज सबसे बड़े पॉपुलर नेता है। How does the country view Rahul Gandhi today? कंट्री का तो मुझे नहीं पता, पर लोग तो अब उसको यात्रा के बाद उसका वो कद ऊंचा हुआ है, लोग उसे पसंद करने लगे। देखिए करण भाई, यहाँ 10 नेताओं के नाम ले सकता हूँ मैं, जो मेरठ के हैं, मेरठ जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो उसने इस संस्कृति को अटैक किया है कि नहीं, पैदल भी चलना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए। 3500 किलोमीटर पैदल। हाँ, पैदल कोई मामूली बात नहीं है। और अब यही राहुल गांधी है जिसके बारे में 2018 में वो कह चुके हैं कि राहुल गांधी अगर 370
के बारे में कुछ बोलेंगे तो लोग उन्हें जूते से मारेंगे 2018 में। राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो एक देश के प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है, लेकिन उसने बहुत, जिसको कहिए फिर वो वर्ड में कहीं यूज किया था, वही जो पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह बिहेव किया है, और उसी का नतीजा है कि आज यूएनओ में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसके बयानात दर्ज हुए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको बोलना उस दिन था जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसका पार्टी का लीडर कश्मीर के सवाल को यूएन से जोड़ के कह रहा था। वो अगर लीडर था तो उसको बिठाता, डांटता और फिर खुद खड़ा होकर कहता कि हमारा कश्मीर पे ये स्टैंड है। आज तक उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। और मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं बताना चाहिए ये, कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं। लोग जूतों से मारेंगे। लेकिन तब वो सत्ता में थे, तब वो सत्ता की मलाई चाट रहे थे। आज जब वो राज्यपाल नहीं रहे, उनसे बेचारे की सिक्योरिटी भी उनको नहीं दी गई, ना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो अब तो वो कहेंगे ही, क्योंकि कुछ मिलेगा तो कहेंगे। जब मिल रहा था तो आपके पक्ष में खड़े थे। आज किसी संभव है कि ऐसा विपक्ष ने कुछ ऐसा वायदा किया हो, तो संभव है कि इसलिए उनके पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि 2018 में वो राहुल गांधी को जूते मारने का बयान दे रहे थे और 2023 में कह रहे हैं कि आज देश के सबसे पॉपुलर नेता तो राहुल गांधी। ये राजनीति है और सत्यपाल मलिक इस बात को बखूबी जानते हैं। लिहाजा वो तब भी राजनीति कर रहे थे और आज भी। और भी कई इश्यूज हैं जो कि इस इंटरव्यू के दौरान देखने को मिले। मसलन उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मर्यादित तो कतई नहीं है। सत्यपाल मलिक बातों बातों में कहते हैं कि उनके यहां एक कहावत है, उनके यहां यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि रांड से बड़ी क्या गाली, जिस पर करण थापर भी खिलखिलाकर हंसते हैं। एक बात बताओ, आप हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि रांड से परे क्या गाली। भाई घर मुझे नहीं दिया, सिक्योरिटी मेरी विड्रॉ कर ली। अगर आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस शब्द का मतलब होता है विधवा। कोई महिला विधवा हो जाए तो उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह पूछना जरूरी है सत्यपाल मलिक जी से और करण थापर जी से भी, जो कि बड़े खिलखिलाकर इस पर हंसते हैं, कि क्या विधवा एक गाली है, कोई मजाक का विषय है विधवा होना? इसका जवाब भी सत्यपाल मलिक से पूछा जाना चाहिए, करण थापर से भी, क्योंकि अगर करण थापर को इसका अर्थ नहीं पता तो शायद वो पूछते, लेकिन वो खिलखिलाकर हंसते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि संभवतः उनको इसका ज्ञान जरूर होगा। अब जैसे मैंने कहा कि पुलवामा के मुद्दे को उठाया, जिसमें वो वही बातें रिपीट करते हैं। वो करप्शन के मुद्दे कुछ गिनवाए, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि पीएम मोदी ही उनका समर्थन कर रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे बातें रिपीट बार बार की जा रही हैं, तो करण थापर को लगता है कि ये बड़ा स्कूप, और ऐसा हो भी रहा है। इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पे एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो बार बार जैसा कि करण थापर को लग गया कि भाई ये झूठ का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि भाई अमित शाह के मामले में उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला था। तो वो खुद एक बार इंटरव्यू खत्म होने से पहले उनसे पूछते हैं कि यू स्टैंड ऑन दिस, आप इसको विड्रॉ तो नहीं करेंगे? लेकिन जो आपने मोदी साहब के बारे में कहा जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग याद रखेंगे, मोदी साहब नाराज होंगे, सरकार आपके साथ नाराज होगी, हो सकता है कुछ आप पे एक्शन लिया जाए, मुझे नहीं पता, बट यू स्टैंड बाय इट। यस, यू आर नॉट विदड्रॉइंग इट। आई विल नेवर विड्रॉ। जो मुझे विड्रॉ करना था वो मैंने कर लिया अमित शाह के मामले में, बट और कुछ नहीं विड्रॉ करेंगे? और कुछ नहीं करूंगा। अब सोचिए, करण थापर को भी उम्मीद नहीं है कि कहीं ये फिर से ना पलट जाए, क्योंकि सत्यपाल मलिक की राजनीति का इतिहास बयान बदलने का रहा है, भले ही उनकी जिंदगी का उसूल कुछ भी कहता हो। तो इसलिए करण थापर को भी उम्मीद नहीं है कि आज जो ये बोल रहे हैं कहीं ये बदल तो नहीं जाएंगे। लिहाजा वो बार बार कुरेदते हैं कि यू स्टैंड बाय इट, आप इसको विड्रॉ तो नहीं करेंगे? जिस वो कहते हैं कि नहीं, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, जो मैं करना था वो मैंने कर लिया। अंत में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि करण थापर उनको कहते हैं कि आई होप यू स्टे सेफ
तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि आपकी कृपा रही तो मैं सेफ रहूंगा। I only hope and pray that you are safe and you stay safe. नहीं, वो तो आपकी कृपा रहे तो मैं सेफ हूँ। यानी पता नहीं करण थापर की कृपा ना रही तो कैसे सेफ नहीं रहेंगे, ये भी सत्यपाल मलिक ही जाने क्या मीनिंग है इसका। वो उनसे कह रहे हैं कि आप विड्रॉ तो नहीं करेंगे, फिर वो करण थापर उनसे कहते हैं कि आई होप कि यू स्टे सेफ, जिस पर वो कहते हैं कि आपकी कृपा रही तो मैं सेफ रहूंगा। करण थापर की कृपा होनी बड़ी जरूरी है उनके सेफ रहने के लिए। बहरहाल ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। रवीश कुमार उनके पास पहुंचे हैं, रवीश कुमार भी वही बार बार पुलवामा कुरेदने की बात कोशिश कर रहे हैं और फिर से वही बात दोहराई जा रही है। पुलवामा एक लापरवाही थी और पुलवामा में दूसरा पक्ष था पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, जिसको खुद सतपाल मलिक भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने वो हमला कराया। वो खुद ये भी मानते हैं कि विस्फोटक से भरी गाड़ी जम्मू कश्मीर में घूम रही थी, ये एक सिक्योरिटी लैप्स था, ये उनकी जिम्मेदारी थी हेड ऑफ स्टेट होने के नाते। लेकिन पत्रकार उनसे ना रवीश कुमार और ना ही करण थापर उनसे पूछते हैं कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। बार बार पीएम मोदी के बारे में कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश इसमें की जा रही है। बहरहाल सच ये है कि सच कोई सुनने को तैयार है नहीं। सत्यपाल मलिक ने जो बोला विपक्ष पार्टियां वही दिखाएंगी जो उनके मतलब की है, और संभवतः है जो मोदी के समर्थक है वो भी वही दिखाएंगे जो उनके पक्ष में सही होता हो। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इस इंटरव्यू को देखें, द वायर के इंटरव्यू, इसको बोले टारगेटेड इंटरव्यू, इसको जरूर देखें और जो जो मैंने मुद्दे उठाए हैं वो सही है कि नहीं ये भी जरूर खुद से असेसमेंट कीजिए। नमस्कार।